एक एनकाउंटर है, उस पर पुलिस के अपने तथ्य हैं, सरकार का अपना सत्य है, विपक्ष के अपने आरोप और परिवार का अपना रुदन दुख, और इन सब को जोड़ता हुआ सवालों का एक लंबा सिलसिला है, एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें पूछा जा रहा है एनकाउंटर की परिस्थितियों को, उनकी स्थितियों को। और इस पर सरकार लगातार कह रही है कि जो इस तरीके का हरकत करेगा और पुलिस पे वार करेगा उस पर उसका यही अंजाम होगा, लेकिन विपक्ष कुछ और आरोप लगा रहा है। और एनकाउंटर के दिन से लेकर अब तक इस पर राजनीति लगातार हो रही है। अखिलेश यादव ने धड़ाधड़ 3 ट्वीट किए हैं बैक टू बैक इस एनकाउंटर को लेकर के। सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर जवाब दे चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो एसटीएफ पर हैं, जो अभी छूटे हैं, जिनका जवाब नहीं मिला है। हम सवालों पर आएंगे, लेकिन पहले बयान देखिए। भाजपा राज में एनकाउंटर का आंकड़ा गैर कानूनी हत्याओं की नाइंसाफी का भी आंकड़ा है, और साथ ही पीडीए के विरुद्ध हुए अन्याय का भी एक ग्राफ भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जिसमें बताया कि इतने लोगों का एनकाउंटर हुआ और उनको जातियों के खांचे में भी बांटा। कुछ लोग कह रहे हैं यदि एनकाउंटर पर कोई शक है तो न्यायालय में जाकर गुहार लगाएं। ऐसे लोगों से बस इतना पूछना चाहता हूं कि क्या न्यायालय से क्या किसी की जान वापस मिल सकती है? ये कहना समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का है। क्यों? इस कथन से के तार मंगेश यादव से जुड़े हैं। जैसा हमने आपको बताया, एक 26 साल का एक आरोपी जिसका बीती 5 सितंबर को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। मंगेश पर आरोप था कि वो यूपी के सुल्तानपुर में हुई 1.5 करोड़ की डकैती लूट में शामिल था। पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम लूट के बाद से ही उसकी तलाश कर रही थी। 5 सितंबर के रोज एसटीएफ को टिप मिली कि मंगेश बाइक से जौनपुर जा रहा है। भोर यानी सुबह के तड़के 3:15 पर एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में मंगेश को गोली लग गई। अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। ये वो घटनाक्रम है जो एसटीएफ ने बताया, जो एसटीएफ बता रही है। मंगेश के घर वालों का पक्ष इससे इतर है। मंगेश की बहन ने आरोप लगाया कि पुलिस मंगेश को 2 सितंबर की रात ही घर से ले गई। कुछ सवाल एसटीएफ की उस एफआईआर पर भी उठते हैं जो मंगेश के एनकाउंटर के बाद फाइल हुई। एनकाउंटर के बाद खींची गई एसटीएफ की एक तस्वीर भी सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में एक और एफआईआर है जिसमें बाइक चोरी हुई उसका मामला दर्ज है, जो होती है चोरी के 8 दिन बाद और लूट के 8 घंटे बाद। सत्ता के अपने तर्क से अलग कुछ सवाल विपक्ष के भी हैं। आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। हुआ ये कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर के मेजरगंज एरिया में सर्राफा कारोबारी भरत सोनी की दुकान पर 14 नकाबपोश बंदूक के साथ घुसते हैं और 1.5 करोड़ की लूट करते हैं। इस मामले में पुलिस ने 1 सितंबर को 3 आरोपियों पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन कोरी और सचिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। 4 सितंबर को रायबरेली में लूट करने वाले गैंग का मुख्य आरोपी मुखिया सरगना विपिन सिंह सरेंडर कर देता है। अगले दिन सुबह यूपी एसटीएफ मंगेश यादव का एनकाउंटर कर देती है। बाकी बचे 9 डकैत फरार हैं। मंगेश के एनकाउंटर की खबर आते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने तब लिखा था और आरोप लगाया था कि जाति देख करके एनकाउंटर किया गया है और एनकाउंटर को नकली एनकाउंटर करार दिया था। ऐसा उनका आरोप था। जो उन्होंने कहा वो आपके सामने स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव की इस प्रतिक्रिया की बात कही और प्रतिक्रिया आई जो हमने आपको दिखाया। योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर रिएक्ट किया और उन्होंने क्या कहा, अगर डकैत किसी ग्राहक को गोली मार देता तो उनकी जान समाजवादी पार्टी वापस ला पाती क्या? जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जो मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटे की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर
मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, पूछना चाहिए। ये तो हुई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात। अब उन सवालों पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। आज तक के नृपेंद्र सिंह की लिखी रिपोर्ट के मुताबिक मंगेश यादव एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ के डिप्टी एसपी धर्मेंद्र कुमार शाही सवालों के घेरे में है। हालांकि शाही कहते हैं जो आरोपी जिस लायक है उसका उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। ये वो जो अपराधियों का था कि चल रहा है, अपराध का बोलबाला था है नहीं, अब नहीं है। अब ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया है, काफ़ी कुछ हो गया है, लेकिन अभी भी किंचित घटनाएं हो जा रही हैं जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस पर गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद शाही को माला पहनाया जाता है, उनका भव्य स्वागत होता है। उनकी एक तस्वीर सामने आई एनकाउंटर साइट की जिसमें शाही, उनकी टीम के लोग चप्पल और सैंडल पहने नजर आते हैं। सवाल पूछा गया कि क्या शाही चप्पल पहनकर ही एनकाउंटर करने गए थे। इन सवालों के तार जुड़े हैं उस एफआईआर से जो एनकाउंटर के बाद शाही ने ही फाइल की। आज तक के नृपेंद्र सिंह की लिखी रिपोर्ट के मुताबिक डीके शाही ने एफआईआर में लिखा, कुख्यात मंगेश यादव को गंभीरता से लेते हुए टीम को बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस कराया गया। मंगेश यादव के हथियार से लैस होने की जानकारी थी। खबर थी कि उसके पास भारी मात्रा में हथियार और गोली है, लेकिन घटनास्थल की जो तस्वीर सामने आई उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट ना तो किसी के शरीर पर दिखी ना ही किसी के हाथ में। मंगेश इतना कुख्यात अपराधी था, फिर भी एसटीएफ की टीम उसे मारने के लिए चप्पल या सैंडल ही पहनकर चली गई। ये अपने आप में एक सवाल है। अब आपको एक चक्कर एनकाउंटर के घटनास्थल का भी लगवा देते हैं। आज तक के सहयोगी संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को घटनास्थल पर बाइक के अलावा एक अमेरिकन टूरिस्टर बैग मिला जिसमें 3 ब्रांडेड टी शर्ट, नाइक की एक हाफ पैंट और एक लेटो ब्रांड की पैंट मिली थी। और क्या दिखा, सुनिए। ये मंगेश यादव का घर है, आप घर देखिए। ये मंगेश की तस्वीर है। गांव के तमाम अन्य लोग यहाँ पर आ रहे हैं। गांव का बेटा था। ये घर है। आप सिर्फ एक कमरा है जिसमें अंदर पूरी गृहस्थी बसी हुई है। इसी कमरे में घर का जो सामान है, खाने पीने का सामान है, कपड़े हैं, बिस्तर हैं, 10वीं में पढ़ रही बहन की किताबें हैं, वो सब चीज़ें रखी हुई है। यानी कि पूरी गृहस्थी एक कमरे में रखी हुई है। पिता गुजरात में ट्रक चलाता है। छोटी बहन मंगेश की जो 15 साल की है वो 10वीं में पढ़ाई कर रही है। और ये अब बाहर निकलते हैं तो इस परिवार के रहने के लिए ये एक छोटी झोपड़ी है जहाँ पर पूरा परिवार गुजर बसर करता था। बेटे की मौत के बाद माँ बेसुध पड़ी है। माँ की हाल खराब है। परिवार व गांव के अन्य लोग आए हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। ये उनकी माँ है, जो लोग ध्यान रख रहे हैं गांव के लोग। अहम बात कि इस पूरे एनकाउंटर के दौरान जो यूपी एसटीएफ के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें कई चीज़ें ऐसी थी जो चौंकाने वाली थी, जिसमें कहा गया कि आरोपी के पास से, मंगेश यादव के पास से तमाम ब्रांडेड हेलीफाइजर और तमाम बड़ी कंपनियों के कपड़े मिले हैं। अमेरिकन टूरिस्टर का बैग मिला है। 4 किलो चांदी मिली थी। तो सवाल इस बात का ज़रूर के घर वाले उठा रहे हैं। मंगेश को गांव वालों का कहना है कि जब वो करोड़ों की डकैती डाल रहा था, इतना बड़ा लुटेरा था, तो फिर आखिर परिवार झोपड़ी में क्यों रह रहा था। ये जो घर है ये मंगेश यादव का है। ईंट के पिलर पर छप्पर तना है। छत पर टीन रखी है, जगह नहीं है छत बनाने की। छप्पर से बारिश का पानी नीचे गिर रहा है, इसलिए तिरपाल तान रखा है। 2 खटिया पड़ी है, एक खाट पर मंगेश की माँ लेटी है। यहीं पर पूरा परिवार रहता है। इसके बगल में एक कमरा है। कमरे में जब दाखिल होंगे तो कुछ खाने पीने का सामान नजर आएगा। ऊपर बांस के डंडे पर कपड़ों का गट्ठर टंगा है। मंगेश के एनकाउंटर के बाद से ही मां की तबीयत खराब है। बहन 10वीं की पढ़ाई करती है। बचाव में बहन का दावा है कि 28 अगस्त को जब लूट हुई तब मंगेश उसकी स्कूल की फीस जमा करने गया था। उस दिन मंगेश हमारे साथ थे, स्कूल पे गए थे फीस जमा करने के लिए, जो कि हम फीस कार्ड यहाँ घर पे छूट गए। हम फीस जमा नहीं कर पाए, फिर लेकर आए वापस मम्मी को दिए। और जब स्कूल से घर हम लौट के आए 2 बजे तो भाई हमारे घर पे ही थे। मंगेश की बहन प्रिंसी बताती है कि 2 सितंबर की रात पुलिस भाई को लेकर घर से गई थी। ये आरोप लगाया। सोमवार को रात 2 बजे पुलिस आई थी। जो घर से आई थी पुलिस, कैसे आई थी? पीछे से आई थी। अच्छा,
अच्छा उधर पीछे से। हाँ, पीछे से आई थी तो वो बोली कि पहले भाई बाहर सोया था, मम्मी हम अंदर थे, तो वो बोले कि पहले आए एक दो। कहाँ सोया था? ये इधर पे इसी झोपड़ी के? यही बाहर सोया था, तो वो बोले पहले उसको एक दो झापड़ मारे, फिर उसको पकड़ ली। तो हम लोग पूछने लगे आप कौन है, तो बोले कि हम पूछताछ करके इनको लेकर जा रहे हैं, पूछताछ करके छोड़ देंगे। तब हम लोग भी कुछ वो था करने की कोशिश की, तो वो महिला जो थी वो बोली तुम लोग ज्यादा बोलोगी तो तुमको मारेंगे भी। और तब हम लोग एकदम शांत हो गए। तब आए घर में, बोले कि ताला खोलो, तो हम बोले रुको खोलते हैं, तो बोले कि खोलो नहीं तो हम तोड़ देंगे। जब खोले तो अंदर गए, पूरा घर का तलाशी लिए तो कुछ नहीं मिला। भाई का फोन मिला, वो फोन ले लिए। तब हमारा भी फोन ले लिए जो कि पापा दिए थे हमें पढ़ने के लिए। तब वो पहले से फोन लेकर रख लिए, जब जाने लगे तब फोन दिए और वो कुछ वीडियो भी बनाए। ये आरोप परिवार वालों का है, लेकिन सवाल उस बाइक पर भी उठ रहे हैं जिससे मंगेश कथित तौर पर भाग रहा था। बाइक का नंबर यूपी 44 AK 6740 है। ये बाइक जौनपुर के रहने वाले मोहम्मद नसीम की है। बीती 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे ये बाइक चोरी हुई थी सुल्तानपुर में डकैती से ठीक 8 दिन पहले। लेकिन पुलिस ने इसकी चोरी की FIR लिखी डकैती होने के 8 घंटे बाद, 28 अगस्त की रात करीब 8 बजे। ये मंगेश के नाम पर लिखा जाने वाला 8वां मुकदमा था। अब सवाल है कि अगर चोरी 20 अगस्त को हुई तो FIR 28 अगस्त को क्यों दर्ज हुई, वो भी लूट के 8 घंटे बाद। मंगेश पर जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ में चोरी, लूट, डकैती समेत कई संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज थे। सुल्तानपुर के करौदी कला थाने में साल 2022 में मंगेश यादव पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। यहाँ सवाल ये भी है कि क्या बाइक चोरी के मुकदमे का मंगेश यादव के एनकाउंटर से कोई कनेक्शन है। मंगेश यादव के पिता राकेश यादव गुजरात में ट्रक ड्राइवर है। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, उनके भी अपने आरोप हैं। यह अपराधी होता सर इतना लेटा नहीं मिलता हो, अब इतना बड़ा छोटा मोटा घर, हम तो अब क्या मैं बोलूं अब आपसे, अब कुछ कहेंगे नहीं, हमारा जो आग बुझ गया, हम सब आप कुछ नहीं कह पाएंगे। परिवार के आरोपों से अलग STF का अपना तथ्य है, उनके अपने वर्जन है। दुकान के अंदर जो 5 बदमाश गए थे उनमें फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव शामिल थे, ऐसा STF का दावा है। ये अलग बात है कि दुकानदार भरत सोनी पकड़े गए बदमाश हों या मारा गया मंगेश किसी को नहीं पहचान सकते क्योंकि सबने नकाब पहने थे। मंगेश यादव का एनकाउंटर सवालों के घेरे में है और जाहिर है हर एनकाउंटर की तरह इस एनकाउंटर की भी मजिस्ट्रेट जांच होगी। इस एनकाउंटर की भी उसी तरीके से तहकीकात की जाएगी। जांच रिपोर्ट पर सबकी नज़र होगी और फिलहाल नज़र उस न्याय व्यवस्था की लकीर पर भी है जिसमें कहा जाता है कि हमारे देश के 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इस देश में सच्चे और झूठे दोनों तरह के एनकाउंटरों का अपना इतिहास है। ददुआ ठोकिया जैसे कुख्यात डाकुओं के एनकाउंटर से खाकी की छाती पर मेडल लगे तो हैदराबाद एनकाउंटर जैसे दाग भी हैं। परिवार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं सिर्फ उसे ही सच मान लिया जाए या पुलिस जो कह रही है उसे ही अंतिम सत्य मान लिया जाए। हमें यह लगता है ये काम अदालतों पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि देश जज्बात या जुबान से नहीं चलता, देश संविधान से चलता है और संविधान ही हमें अधिकार देता है सवाल पूछने का। खबर लिखी है रजत ने। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।